हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की महाकाव्य श्रृंखला अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स का अध्याय 68। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे डेनेरिस टारगेरियन की किस्मत एक भयावह मोड़ लेती है। खाल ड्रोगो की हालत बिगड़ती जा रही है और उसकी जान बचाने के लिए डेनेरिस एक ऐसा कदम उठाती है जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अंधविश्वास, काले जादू और वफादारी के इम्तिहान के बीच इस अध्याय में जन्म और मृत्यु दोनों का सामना होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चैप्टर 68। पंख उसकी बुखार भरी सपनों पर छा गए थे। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती, है ना? वो एक लंबे गलियारे से चल रही थी जिसके ऊपर ऊंचे पत्थर के मेहराब बने थे। पीछे देखने की इजाजत नहीं थी, देखना तो दूर उसके मन में भी नहीं आना चाहिए था। सामने बहुत दूर एक दरवाजा था, इतना छोटा दिख रहा था मानो कोई खिलौना हो, लेकिन दूर से भी वो देख सकती थी कि वह लाल रंग से रंगा हुआ है। उसने अपने कदम तेज कर दिए और नंगे पैरों से पत्थरों पर खून के निशान छूटते जा रहे थे। तुम ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती, है ना? उसने दोथराकी सागर पर सूरज की रोशनी देखी, वो जिंदा मैदान जिसमें मिट्टी और मौत की गंध घुली थी। हवा ने घासों को हिलाया और वे पानी की लहरों की तरह लहराई। ड्रोगो ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम रखा था और उसका हाथ उसकी देह पर फिसलता हुआ उसे खोल रहा था, उस मधुर नमी को जगा रहा था जो सिर्फ उसी की थी। ऊपर दिन के आसमान में तारे मुस्कुरा रहे थे। घर, उसने फुसफुसाया जब वो उसके भीतर आया और अपने बीच से उसे भर दिया। लेकिन अचानक तारे गायब हो गए और नीले आसमान में विशाल पंख फैल गए और पूरी दुनिया आग में जल उठी। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती, है ना? सर जोरा का चेहरा थका हुआ और दुखी था। रैगार आखिरी ड्रैगन था, उसने कहा। उसके हाथ पारदर्शी से लग रहे थे, जिन्हें वह अंगीठी की लपटों के ऊपर सेंक रहा था, जहां पत्थर के अंडे कोयलों की तरह लाल तप रहे थे। एक पल वो वहीं था, अगले ही पल उसकी त्वचा का रंग उड़ गया और वो हवा से भी हल्का फीका होता गया। आखिरी ड्रैगन, उसने फुसफुसाया और हवा में खो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे अंधेरा है और लाल दरवाजा अब पहले से भी ज्यादा दूर लगने लगा। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती, है ना? विसेरिज उसके सामने खड़ा चीख रहा था। ड्रैगन भीख नहीं मांगता, रंडी। तुम ड्रैगन को आदेश नहीं दे सकती। मैं ड्रैगन हूं और मुझे ताज पहनाया जाएगा। पिघला हुआ सोना मोम की तरह उसके चेहरे पर बहने लगा, मांस में गहरी जलती नालियां बना रहा था। मैं ड्रैगन हूं और मुझे ताज पहनाया जाएगा, वो चीखा और उसकी उंगलियां सांपों की तरह फड़की, उसके स्तनों को काटने लगी, मरोड़ने लगी, दबाने लगी। तभी उसकी आंखें फट गईं और पिघले हुए जेली की तरह काले सड़े गालों पर बह निकली। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती। लाल दरवाजा बहुत दूर था और उसे अपने पीछे ठंडी सांस का एहसास हुआ जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगर वो उसे पकड़ लेती तो उसे ऐसी मौत मिलती जो मौत से भी भयानक होती, एक अंतहीन अंधेरे में अकेले चीखते रहना। वो दौड़ने लगी। ड्रैगन को जगाना नहीं चाहती। उसे अपने भीतर गर्मी महसूस हुई, उसके गर्भ में एक भयानक जलन। उसका बेटा लंबा और गर्व से भरा था, ड्रोगो की ताबे जैसी त्वचा और उसके अपने चांदी सुनहरे बाल और बादामी आकार की बैंगनी आंखें। वह मुस्कुराया और उसका हाथ उसकी ओर बढ़ाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, आग बाहर निकल आई। उसने उसके सीने के बीचों बीच जलता हुआ दिल देखा और अगले ही पल वह एक मोमबत्ती से जलते पतंगे की तरह राख बन गया। उसने अपने बच्चे के लिए रोया, उस मीठे मुंह के लिए जो उसके स्तन से लगने वाला था, लेकिन आंसू उसकी त्वचा को छूते ही भाप बन गए। ड्रैगन को जगाना चाहती हो? गलियारे के किनारों पर भूत खड़े थे, फीके और पुराने शाही वस्त्रों में।
उनके हाथों में हल्की आग जैसी चमकते तलवारें थीं। उनके बाल चांदी, सोने और सफेद प्लैटिनम के रंग के थे और आंखें ओपल, एमेथिस्ट, टूरमलाइन और जेड के रंग की। तेज, उन्होंने पुकारा, तेज, तेज। वो भागी, उसके पैर पत्थरों को पिघला रहे थे। तेज, सारे भूत एक साथ चिल्लाए और उसने चीख कर खुद को आगे फेंक दिया। उसकी पीठ में दर्द की एक बड़ी धार चली गई, त्वचा फट गई, जलते खून की बदबू आई और उसने पंखों की परछाई देखी और डेनेरिस टारगेरियन उड़ने लगी। ड्रैगन को जगा। लाल दरवाजा अब सामने था, इतना पास, गलियारा धुंधला हो गया, पीछे की ठंड दूर हो रही थी। और फिर पत्थर गायब हो गए और वह दोथराकी सागर के ऊपर उड़ रही थी, ऊंचा और ऊंचा, नीचे हरियाली लहरों की तरह हिल रही थी और उसकी पंखों की छाया से सब कुछ भाग रहा था। उसे घर की गंध आ रही थी, वह उसे देख सकती थी, बस उस दरवाजे के पार, हरे खेत, विशाल पत्थर के मकान और गर्म बाहें जो उसे थाम ले। उसने दरवाजा खोल फेंका। ड्रैगन। और उसने अपने भाई रेगार को देखा, काले बख्तर में लिपटे, उतने ही काले घोड़े पर सवार। उसके हेलमेट की पतली आंखों की दरार से लाल आग चमक रही थी। आखिरी ड्रैगन, सर जोरा की आवाज धीमे से फुसफुसाई, आखिरी। डेनेरिस ने उसका चमकता काला वाइजर उठाया और अंदर का चेहरा उसका अपना था। इसके बाद बहुत देर तक बस दर्द था, उसके भीतर की आग और तारों की फुसफुसाहट। वह राख के स्वाद के साथ जागी। नहीं, उसने कराहते हुए कहा, नहीं, प्लीज। खलीसी, जिकी उसके ऊपर झुकी थी, डरी हुई हिरनी जैसी। तंबू साए में डूबा हुआ था, शांत और घुटन भरा। अंगीठी से राख के छोटे छोटे कण ऊपर उठते हुए धुएं के छेद से बाहर जा रहे थे। उड़ रही थी। उसने सोचा, मेरे पंख थे, मैं उड़ रही थी, लेकिन वो बस एक सपना था। मेरी मदद करो, उसने धीरे से कहा, उठने की कोशिश करते हुए। मुझे लाओ। उसकी आवाज घाव जैसी कच्ची थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है। क्यों इतना दर्द हो रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर टुकड़ों में तोड़कर फिर से जोड़ा गया हो। मैं चाहती हूं। हाँ, खलीसी, इतना कहते ही जिकी तंबू से भागी, चिल्लाती हुई। डेनेरिस को किसी चीज की जरूरत थी। किसी की। पर क्या? यह बहुत जरूरी था, यही दुनिया की सबसे अहम बात थी। उसने करवट ली और कोहनी के बल उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों में उलझी चादर से लड़ना बहुत मुश्किल था। दुनिया घूम रही थी। मुझे करना है। उन्होंने उसे कालीन पर पाया, रेंगते हुए अपने ड्रैगन के अंडों की तरफ। सर जोरा मॉर्मोंट ने उसे गोद में उठाया और उसके रेशमी बिस्तर पर लिटा दिया, जबकि वो हल्के से छटपटा रही थी। उसके कंधे के ऊपर से उसने अपनी 3 दासियों को देखा, जोगो अपनी पतली मूंछों के साथ और मेरी माज दूर का चपटा चौड़ा चेहरा। मुझे करना है, उसने कहने की कोशिश की। मुझे। सो जाओ, राजकुमारी, सर जोरा ने कहा। नहीं, डेनी ने कहा। प्लीज, प्लीज। हाँ, उसने उसे रेशमी चादरों से ढक दिया, भले ही उसका शरीर जल रहा था। सो, और फिर मजबूत होकर हमारे पास वापस आओ, खलीसी। और फिर मेरी माज दूर वहां थी, एक प्याला उसके होंठों से लगाते हुए। उसे खट्टा दूध और कुछ और गाढ़ा और कड़वा स्वाद आया। गरम तरल उसके ठोड़ी से बहा, लेकिन किसी तरह उसने निगल लिया। तंबू धुंधला होने लगा और नींद ने उसे फिर से घेर लिया। इस बार उसने सपना नहीं देखा, वो शांति से एक काले सागर पर तैर रही थी, जिसका कोई किनारा नहीं था। काफी समय बाद, एक रात, एक दिन या शायद एक साल, वो फिर से जागी। तंबू अंधेरा था, उसकी रेशमी दीवारें हवा के झोंकों से पंखों की तरह हिल रही थी।
इस बार डेनेरिस ने उठने की कोशिश नहीं की। इर्री, उसने पुकारा, जिकी, दोरिया। वे तुरंत आ गईं। मेरा गला सूख रहा है, बहुत सूखा है। उन्होंने उसे पानी लाकर दिया, गर्म और बेजान। फिर भी उसने उसे लालच से पिया और जिकी को और लाने भेज दिया। इर्री ने एक मुलायम कपड़ा भिगोकर उसके माथे पर रखा। मैं बीमार थी, डेनेरिस ने कहा। दोथरा की लड़की ने सिर हिलाया। कितने समय से कपड़े की ठंडक सुकून दे रही थी, लेकिन इर्री की उदासी ने उसे डरा दिया। बहुत समय, उसने फुसफुसाया। जब जिकी पानी लेकर लौटी, मेरी मांस दूर भी आई, नींद से भारी आंखें लिए। पियो, उसने कहा और डेनेरिस का सिर उठाकर कप उसके होंठों से लगाया, लेकिन इस बार वो सिर्फ शराब थी, मीठी मीठी शराब। डेनेरिस ने पी और वापस लेट गई, अपने ही सांसों की नरम आवाज सुनते हुए। उसे अपने अंगों में भारीपन महसूस हो रहा था, नींद फिर से उसके भीतर भर रही थी। मुझे लाओ, उसने बुदबुदाया। लाओ, मैं पकड़ना चाहती हूं। क्या? माएगी ने पूछा। क्या चाहती हो, खलीसी? लाओ, अंडा, ड्रैगन का अंडा, प्लीज। उसकी पलकें शीशे जैसी भारी हो गईं और उन्हें उठाए रखना नामुमकिन था। जब वो तीसरी बार जागी, सुनहरी धूप की एक किरण तंबू के धुएं के छेद से अंदर आ रही थी और उसकी बाहों में एक ड्रैगन का अंडा था, वो हल्के रंग वाला, जिसकी चमड़ी मक्खन जैसी पीली थी, सोने और कांसे की धारियों से लिपटी हुई। डेनेरिस को उसमें से आती गर्मी महसूस हो रही थी। उसके रेशमी बिस्तर के नीचे उसकी नंगी त्वचा पर पसीने की महीन परत थी। ड्रैगन ड्यू, उसने सोचा। उसकी उंगलियां हल्के से अंडे की सतह पर फिसली, सोने की लहरों को छूते हुए, और गहरे पत्थर के भीतर उसने कुछ हलचल महसूस की। उसे कोई डर नहीं लगा, सारा डर तो जलकर खत्म हो चुका था। उसने अपना माथा छुआ, पसीने की परत के नीचे उसकी त्वचा ठंडी थी, बुखार चला गया था। उसने खुद को बैठने के लिए मजबूर किया, थोड़ी चक्कराहट हुई और जांघों के बीच गहरी पीड़ा, फिर भी वह मजबूत महसूस कर रही थी। उसकी आवाज सुनते ही दासियां भागकर आईं। पानी, उसने कहा, एक जग, जितना ठंडा हो सके। और फल, खजूर, जैसा आप कहें, खलीसी। मुझे सर जोरा चाहिए, उसने कहा, खड़ी होते हुए। जिकी ने एक रेत रेशम का लिबास लाकर उसके कंधों पर डाला। और एक गरम स्नान। और मेरी मांस दूर। और तभी यादें लौट आईं और वह ठिठक गई। खाल ड्रोगो, उसने डरते हुए उनके चेहरों को देखा। क्या वो खाल जिंदा हैं? इर्री ने धीरे से कहा। लेकिन डेनेरिस ने उसकी आंखों में एक अंधेरा देखा और वो कहते ही पानी लाने दौड़ पड़ी। उसने दोरियाह की ओर मुड़ी। मुझे बताओ। मैं सर जोरा को बुलाती हूं, लिसेनी लड़की ने कहा, सिर झुकाकर और तंबू से भागते हुए। जिक्वी भी भाग जाती, मगर डैनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कसकर थाम लिया। क्या बात है? मुझे जानना ही होगा। ड्रोगो और मेरा बच्चा, उसे अचानक याद आया। अब तक उसने अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा था? मेरा बेटा रहेगो। वह कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूं। उसकी दासी ने आंखें झुका ली। वह लड़का जिंदा नहीं रहा, खलीसी। उसकी आवाज डरी हुई फुसफुसाहट थी। डैनी ने उसका हाथ छोड़ दिया। मेरा बेटा मर चुका है, उसने सोचा जब जिक्वी तंबू से बाहर गई। वह किसी तरह जानती थी। उसे तभी से पता था जब वह पहली बार जागी थी और जिक्वी को रोते हुए देखा था। नहीं, उससे भी पहले उसे अपना सपना याद आया, तांबे जैसी चमड़ी और लंबे चांदी सुनहरे चोटी वाला लंबा आदमी जो अचानक आग में बदल गया था। उसे पता था कि उसे रोना चाहिए,
मगर उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे राख। उसने अपने सपने में रोया था और आंसू उसके गालों पर भाप बनकर उड़ गए थे। सारा शौक मुझसे जलकर निकल चुका है, उसने खुद से कहा। वह दुखी थी, पर उसे लग रहा था कि रहेगो उससे दूर होता जा रहा है, जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ पलों बाद सर जोरा और मेरी मजदूर अंदर आए और डैनी को दूसरे ड्रैगन अंडों के पास खड़ा पाया, तो अब भी संदूक में थे। उसे ऐसा लगा जैसे वे उतने ही गर्म थे जितना वह अंडा जिसके साथ वह सोई थी, और यह बात अजीब थी। सर जोरा, इधर आओ, उसने कहा। उसने उनका हाथ पकड़कर काले अंडे पर रखा, जिस पर लाल घुमाव थे। तुम्हें क्या महसूस होता है? खोल। पत्थर जैसा सख्त, योद्धा सतर्क था। पपड़ी जैसी परत। गर्मी? नहीं। ठंडा पत्थर। उसने हाथ हटा लिया। राजकुमारी, आप ठीक हैं? इतनी कमजोरी में आपको उठना नहीं चाहिए। कमजोर? मैं मजबूत हूं, जोरा। उसे खुश करने के लिए वह गद्दों के ढेर पर टिक गई। मुझे बताओ, मेरा बच्चा कैसे मरा? वह कभी जिया ही नहीं, मेरी राजकुमारी। औरतें कहती हैं। वह रुक गया और डैनी ने देखा कि उसका शरीर ढीला पड़ चुका था और चलते समय वह लंगड़ा रहा था। बताओ, औरतें क्या कहती हैं? उसने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें डर से भरी थीं। वे कहते हैं कि बच्चा। वह इंतजार करती रही, पर सर जोरा बोल ना सका। उसका चेहरा शर्म से अंधेरा हो गया और वह आधा मरा हुआ सा लग रहा था। भयानक, मेरी मजदूर ने बात पूरी की। योद्धा ताकतवर था, लेकिन उसी पल डैनी ने समझ लिया कि यह मैगी और भी मजबूत थी, ज्यादा क्रूर और कहीं ज्यादा खतरनाक। मरोड़ा हुआ। मैंने उसे खुद बाहर निकाला। उसकी त्वचा पर चिपकली जैसी पपड़ी थी, आंखें अंधी, एक छोटी सी पूंछ का ठूंठ और चमड़े जैसे पंख, बिल्कुल चमगादड़ के पंखों की तरह। जब मैंने उसे छुआ तो मांस हड्डियों से अलग होकर गिर गया और अंदर वह सड़ा हुआ था, कीड़ों से भरा, मौत की बदबू के साथ। वह तो बरसों से मरा हुआ था। अंधेरा, डैनी ने सोचा। भयानक अंधेरा जो पीछे से उसे निगलने आ रहा था। अगर उसने पीछे देखा तो वह खो जाएगी। मेरा बेटा जिंदा और मजबूत था। जब सर जोरा मुझे इस तंबू में लाए थे, उसने कहा। मैं उसे महसूस कर सकती थी। वह लात मार रहा था, जन्म लेने के लिए लड़ रहा था। शायद ऐसा ही हो, मेरी मजदूर ने कहा, लेकिन जो चीज तुम्हारे गर्भ से बाहर आई वह वैसी ही थी जैसी मैंने बताई। मौत इस तंबू में थी, खलीसी। सिर्फ साए थे, सर जोरा ने बुदबुदाया, लेकिन डैनी उसकी आवाज में शक महसूस कर सकती थी। मैंने देखा था, मैगी। मैंने तुम्हें देखा था, अकेली, सायों के साथ नाचते हुए। कब्र के साए लंबे होते हैं, लोहे के स्वामी, मिरी ने कहा। लंबे और काले, और अंत में कोई रोशनी उन्हें रोक नहीं पाती। डैनी जानती थी, उसके बेटे को सर जोरा ने मार डाला था। उसने यह प्रेम और वफादारी से किया, लेकिन वह उसे ऐसी जगह ले गया जहां किसी जीवित इंसान को नहीं जाना चाहिए था, और उसके बच्चे को अंधेरे को दे दिया। वह खुद भी जानता था, उसका पीला चेहरा, खोखली आंखें और लंगड़ाता कदम। साई ने तुम्हें भी छुआ है, सर जोरा, उसने कहा। योद्धा चुप रहा। डैनी ने देवपत्नी की ओर रुख किया। तुमने कहा था कि सिर्फ मौत ही जीवन की कीमत चुका सकती है। मैंने सोचा था कि तुम घोड़े की बात कर रही हो। नहीं, मेरी मजदूर ने कहा। वह झूठ था जो तुमने खुद से कहा। तुम्हें कीमत पता थी। क्या सच में पता थी? अगर मैं पीछे देखूं तो खो जाऊंगी। कीमत चुका दी गई है, डैनी ने कहा। घोड़ा, मेरा बच्चा, क्वारो और कोथो, एगो और कोहोलो, कीमत दी गई, बार बार दी गई। वह उठ खड़ी हुई। कहां है खाल्द्रोगो? मुझे दिखाओ, देवपत्नी, मैगी,
रक्त जादूगरनी, जो भी हो, मुझे खाल ड्रोगो दिखाओ। मुझे दिखाओ कि मैंने अपने बेटे की जान देकर क्या खरीदा। जैसा आप कहें, खलीसी, बूढ़ी औरत ने कहा। आओ, मैं आपको ले चलूं। डैनी उतनी मजबूत नहीं थी जितना वह सोच रही थी। सर जोरा ने उसका सहारा लिया और उठाया। राजकुमारी, इसके लिए बाद में भी समय होगा, उसने धीमे से कहा। मैं अभी उसे देखना चाहती हूं, सर जोरा। तंबू की अंधेरी में रहने के बाद बाहर की दुनिया चकाचौंध कर देने वाली थी। सूरज पिघले सोने की तरह जल रहा था और जमीन तपकर खाली पड़ी थी। उसकी दासियां फल, शराब और पानी लिए इंतजार कर रही थीं और झोगो पास आ गया ताकि सर जोरा को सहारा देने में मदद कर सके। अग्गो और राखारो पीछे खड़े थे। रेत पर सूरज की चमक में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था जब तक डैनी ने आंखों पर हाथ का साया नहीं किया। उसने आग की राख देखी, कुछ दर्जन घोड़े इधर उधर भटकते हुए, थोड़ा सा घास ढूंढते हुए। कुछ तंबू और बिस्तर यहां वहां बिखरे थे। बच्चों का एक छोटा सा झुंड उसे देखने आया था और आगे औरतें अपना काम कर रही थीं। बूढ़े लोग थके हुए आसमान को देखते हुए बैठे थे, मक्खियां हाँकते हुए। गिनने पर मुश्किल से 100 लोग थे, बाकी 40,000 जहां थे वहां अब सिर्फ हवा और धूल थी। ड्रोगो का खाला सार चला गया, उसने कहा। जो खाल सवारी नहीं कर सकता वह खाल नहीं होता, झोगो ने कहा। दोथराकी सिर्फ ताकतवर का अनुसरण करते हैं, सर जोरा ने कहा। माफ कीजिए मेरी राजकुमारी। उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं था। कोपोनो सबसे पहले गया, खुद को खाल पोनो कहकर, और कई लोग उसके पीछे हो लिए। झाको ने भी जल्द ही यही किया। बाकी लोग रात दर रात खिसकते रहे, बड़े छोटे झुंडों में। अब दोथराकी सागर पर दर्जन भर नए खालासार हैं, जहां कभी सिर्फ ड्रोगो का था। बूढ़े बचे हैं, अग्गो ने कहा, डरे हुए, कमजोर और बीमार। और हम, जिन्होंने कसम खाई थी, हम बचे हैं। उन्होंने खाल ड्रोगो के झुंड ले लिए, खलीसी, राखारो ने कहा। हम उन्हें रोकने के लिए बहुत कम थे। ताकतवर का हक है कि वह कमजोर से ले ले। उन्होंने बहुत से गुलाम भी ले लिए, खाल के और आपके, मगर कुछ छोड़ भी गए। एरोए, डैनी ने पूछा, उसे याद करते हुए, वह डरी हुई लड़की जिसे उसने भेड़ पालक लोगों के शहर के बाहर बचाया था। मागो ने उसे पकड़ लिया, जो अब खाल झाको का रक्तस्वार है, झोगो ने कहा। उसने उसका बार बार बलात्कार किया और उसे अपने खाल को दे दिया, और झाको ने उसे अपने बाकी रक्तस्वारों को दे दिया। वे 6 थे। जब उनका काम हो गया तो उन्होंने उसका गला काट दिया। यह उसका भाग्य था, खलीसी, अग्गो ने कहा। अगर मैं पीछे देखूं तो खो जाऊंगी। यह क्रूर भाग्य था, डैनी ने कहा, लेकिन मागो का भाग्य उससे कहीं ज्यादा क्रूर होगा। मैं कसम खाती हूं, पुराने और नए देवताओं की, भेड़ के देवता और घोड़े के देवता की, और हर देवता की जो है। मैं माता पहाड़ और दुनिया के गर्भ की कसम खाती हूं, मागो और को झाको मेरी दया के लिए गिड़गिड़ाएंगे, जैसी दया उन्होंने एरोए को दिखाई थी। दोथराकी ने एक दूसरे की ओर अनिश्चित निगाहों से देखा। खलीसी, दासी इरी ने जैसे किसी बच्चे को समझाया, झाको अब खाल है, उसके पीछे 20,000 सवार हैं। उसने सिर उठाया। और मैं हूं डेनेरिस स्टॉर्मबॉर्न, डेनेरिस टारगेरियन, एगोन विजेता और मैगोर निर्दयी, और उनसे पहले के पुराने वलेरिया के खून से। मैं ड्रैगन की बेटी हूं, और मैं कसम खाती हूं, ये लोग चीखते चीखते मरेंगे। अब मुझे खाल ड्रोगो के पास ले चलो। वह नंगे लाल धरती पर लेटा था, सूरज की ओर ताकते हुए। उसके शरीर पर दर्जन भर खूनम खिया बैठी थी, मगर उसे कोई एहसास नहीं था। डैनी ने उन्हें हटा दिया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें खुली थीं, मगर देख नहीं रही थी, वह अंधा हो चुका था। जब उसने उसका नाम फुसफुसाया तो उसने सुनने का कोई संकेत नहीं दिया।
उसके सीने का घाव जितना भर सकता था भर चुका था, धूसर और लाल भद्दा निशान छोड़कर। वह यहाँ अकेला धूप में क्यों पड़ा है? उसने पूछा। उसे गर्मी पसंद लगती है, राजकुमारी, सर जोरा ने कहा। उसकी आंखें सूरज का पीछा करती हैं, हालांकि वह उसे देख नहीं सकता। वह किसी तरह चल सकता है, जहां आप ले जाएंगी वहीं जाएगा और आगे नहीं। अगर आप उसके मुंह में खाना डालेंगी तो वह खा लेगा, पानी होठों पर डालेंगी तो पी लेगा। डैनी ने अपने सूर जोरदारों को माथे पर चुमा और मेरी माज दूर की तरफ मुड़ी। तुम्हारे जादू बहुत महंगे हैं, मैगी। वह जिंदा है, मेरी माज दूर ने कहा। तुमने जीवन मांगा था, तुमने जीवन के लिए कीमत दी। यह जीवन नहीं है उसके लिए जो द्रोगो था। उसका जीवन हंसी था, आग पर मांस भूनना और पैरों के बीच घोड़ा। उसका जीवन था हाथ में अराक और बालों में घंटियां जो गूंजती थीं जब वह दुश्मन से मिलने सवारी करता था। उसका जीवन था उसके रक्तस्वार और मैं और वह बेटा जिसे मैं देने वाली थी। मेरी माज दूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले जैसा कब होगा? डैनी ने मांगा। जब सूरज पश्चिम से निकले और पूरब में ढले, मेरी माज दूर ने कहा। जब समुद्र सूख जाए और पहाड़ पत्तों की तरह हवा में उड़ने लगे। जब तुम्हारा गर्भ फिर से फूले और तुम एक जीवित बच्चे को जन्म दो, तब वह लौटेगा, और उससे पहले नहीं। डैनी ने सिर जोड़ा और बाकी को इशारे से बाहर जाने को कहा। मैं इस मैगी से अकेले बात करना चाहती हूं। जब वे चले गए तो उसने कहा, तुम जानती थी, तुम जानती थी मैं क्या खरीद रही हूं, तुम कीमत भी जानती थी, फिर भी तुमने मुझे यह चुकाने दिया। मेरे मंदिर को जलाना गलत था, भारी चेहरे वाली उस औरत ने शांत स्वर में कहा। इससे महान चरवाहा नाराज हुआ। यह किसी भगवान का काम नहीं था, डैनी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं पीछे देखूं तो मैं खो जाऊंगी। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे गर्भ में ही मेरे बच्चे की हत्या कर दी। दुनिया पर सवार होने वाला वह घोड़ा अब कोई शहर नहीं जलाएगा। उसका खालासार अब किसी राष्ट्र को रौंद कर धूल में नहीं मिलाएगा। मैंने तुम्हारे लिए बात की, डैनी ने पीड़ा से कहा। मैंने तुम्हें बचाया। बचाया? लजारिन स्त्री ने थूक दिया। 3 सवार मुझ पर टूटे थे। आदमी औरत को जैसे लेता है वैसा नहीं, पीछे से जैसे कुत्ता कुतिया को लेता है। चौथा मेरे भीतर था जब तुम वहां से गुजरी। तुमने मुझे कैसे बचाया? मैंने अपने भगवान का घर जलते देखा, जहां मैंने अनगिनत अच्छे पुरुषों को ठीक किया था। मेरा घर भी उन्होंने जला दिया। मैंने सड़क पर सिरों के ढेर देखे। उस बेकर का सिर देखा जो मेरी रोटी बनाता था। उस लड़के का सिर देखा जिसे मैंने 3 चांद पहले मौत की बीमारी से बचाया था। मैंने बच्चों की चीख सुनी जिन्हें सवार कोड़ों से हाँक रहे थे। अब बताओ, तुमने क्या बचाया? तुम्हारी जान। मेरी माज़दुर ने क्रूर हंसी हंसी। अपने खाल को देखो और समझो कि बाकी सब चला जाए तो जिंदगी की कीमत क्या है। डैनी ने अपने खास को पुकारा और आदेश दिया कि मेरी माज़दुर को बांध दिया जाए। मगर जब उसे ले जाया जा रहा था तो वह मुस्कुरा रही थी जैसे कोई रहस्य बांट रही हो। डैनी चाहती तो एक शब्द में उसका सिर कटवा सकती थी, मगर फिर उसके पास क्या होता? सिर्फ एक सिर। अगर जिंदगी बेकार है तो मौत क्या है? उन्होंने खाल ड्रोगो को वापस उसके तंबू में पहुंचाया। डैनी ने आदेश दिया कि एक टब पानी से भर दिया जाए। इस बार पानी में खून नहीं था। उसने खुद उसे नहलाया, उसके हाथों और सीने से मिट्टी और धूल धोई, उसके चेहरे को नरम कपड़े से साफ किया, उसके लंबे काले बालों में साबुन लगाया, उलझने सुलझाई जब तक कि वे फिर से वैसे ही चमकने न लगे जैसे वह याद करती थी। रात गहरा चुकी थी और डैनी थक कर चूर हो गई थी। उसने एक अंजीर का टुकड़ा खाया और थोड़ा पानी पिया, बस इतना ही। नींद उसके लिए राहत होती, मगर वह काफी सो चुकी थी।
शायद बहुत ज्यादा। यह रात उसने ड्रोगो के नाम की उन तमाम रातों की तरह जो बीत चुकी थीं और जो शायद कभी लौटेंगी। जब वह उसे अंधेरे में बाहर ले गई तो उसे उनकी पहली सवारी याद आई। दोथराकी मानते थे कि आदमी की जिंदगी की हर अहम चीज खुले आसमान के नीचे होनी चाहिए। उसने खुद को समझाया कि नफरत से भी ताकतवर शक्तियां होती हैं और मेरी माजदुर के सीखे जादू से भी पुराने और सच्चे मंत्र होते हैं। आसमान काला था, चांद नहीं था, मगर ऊपर लाखों तारे चमक रहे थे। उसने इसे एक शुभ संकेत माना। यहां कोई नरम घास का बिछौना नहीं था, सिर्फ पत्थरों से भरी सख्त सूखी जमीन थी। कोई पेड़ हवा में नहीं लहरा रहे थे, कोई धारा नहीं बह रही थी कि पानी की मीठी आवाज उसके डर को शांत कर सके। डैनी ने खुद को कहा, तारे काफी होंगे। याद करो ड्रोगो, उसने फुसफुसाया। याद करो हमारी पहली सवारी, जिस दिन हमारी शादी हुई थी। याद करो वह रात जब हमने रायगो को जन्म दिया, पूरे खालासार के बीच, और तुम्हारी आंखें मेरे चेहरे पर थी। याद करो वूम्ब ऑफ द वर्ल्ड का ठंडा मीठा पानी। याद करो मेरे सूरज और सितारों। याद करो और मेरे पास लौट आओ। उसका शरीर अभी भी जन्म से इतना घायल था कि वह उसे अपने भीतर नहीं ले सकती थी जैसा वह चाहती थी, मगर डोरिया ने उसे और तरीके सिखाए थे। डैनी ने अपने हाथ, अपना मुंह, अपना सीना इस्तेमाल किया। उसने अपने नाखूनों से उसे खरोंचा, उसे चूमा, फुसफुसाई, प्रार्थना की, कहानियां सुनाई और अंत में उसे अपने आंसुओं से नहला दिया। मगर ड्रोगो ने न महसूस किया, न बोला, न ही वह उठा। और जब उदास सुबह सूने क्षितिज पर टूटी, डैनी जान गई कि वह सच में उससे खो गया है। जब सूरज पश्चिम से निकले और पूरब में ढले, उसने धीमे से कहा, जब समुद्र सूख जाए और पहाड़ पत्तों की तरह हवा में उड़े, जब मेरा गर्भ फिर से फूले और मैं एक जीवित बच्चे को जन्म दूं, तब तुम लौटोगे मेरे सूरज और सितारों। और उससे पहले नहीं, कभी नहीं, अंधेरा चिल्लाया, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तंबू के अंदर डैनी को एक नरम रेशमी गद्दी मिली जिसमें पंख भरे थे। उसने उसे अपनी छाती से लगाया और ड्रोगो के पास बाहर चली गई। अगर मैं पीछे देखूं तो मैं खो जाऊंगी। चलना भी दर्द देता था। वह सोना चाहती थी, सोना और सपने न देखना। वह घुटनों के बल बैठी, ड्रोगो के होंठों पर किस किया और गद्दी को उसके चेहरे पर दबा दिया। अब सवाल यह है कि क्या डैनी ने यह सब सही किया या उसका गुस्सा और दुख ही उसके फैसले के पीछे था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। हम जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर देखना मत भूलिएगा।